हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होती है? देखिए, जैसे आपके जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स का कंट्रीब्यूशन होता है हेरिडिटी के अंदर, बहुत बड़ा रोल है जीन्स का। जब जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जब ट्रांसफ़र हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन को हेरिडिटी बोला जाता है। तो जैसे हमारा फेस मैच करता है कई बारी अपने पेरेंट्स से, उसमें आईज़ का कलर हो सकता है, हमारा फेस कलर हो सकता है कि जैसे पेरेंट्स बहुत गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, पेरेंट्स सांवले हैं तो बच्चा भी, चांसेस है कि बच्चा भी सांवला हो। तो ये सब होते हैं हेरिडिटी फैक्टर। ये सब चीज़ जो जेनेटिक मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जाती है, उसी को हेरिडिटी कहा जाता है, उसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। दूसरी तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है जब हमारा जन्म हो चुका होता है और दुनिया में आते हैं, तो इसमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता। हमारे जीन्स का रोल केवल हेरिडिटी के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। तो अब रोल है सोसाइटी का, हमारे आसपास की चीज़ें। हमारे आसपास कुछ भी हो सकता है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जो भी हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, एवरीथिंग ऑल अराउंड, जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, वो सब हमें अफेक्ट करती हैं। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर वो जो मम्मी पापा से हमें आनुवांशिक मिला है, ये पहले से ही हमारे अंदर आ गया, ये फिक्स है, ये मिल गया। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जो हम एक्वायर करते हैं आके, कुछ स्किल्स हो सकते हैं जो हम एक्वायर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आती हैं। अब देखिए, हमारा बिहेवियर जो होता है, जैसे कई बार हमारा बिहेवियर होता है शर्माने वाला, हम बहुत शाय होते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। कुछ बिहेवियर ऐसा होता है कि बहुत खुश दिल इंसान है, हम सब अगर हम किसी से मिल भी रहे हैं तो बहुत खुश होके हम उनसे मिलते हैं। तो एक ये बिहेवियर हो गया। दूसरी चीज़, हम कई बार हमारा गुस्सा, एंगर, हमारा गुस्सा हमें प्रभावित करता है। और जो गुस्सा होता है वो हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकता है और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। तो कुछ आदतें जो होती हैं हमारे अंदर, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से हमारे अंदर आती हैं। तो उसमें बिहेवियर हो गया, बिहेवियर की हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेंट की वजह से हमारा बिहेवियर बदला हो सकता है जो हेरिडिटी है उसकी वजह से हमारे अंदर यही सब चीज़ें पहले से हैं। अब देखिए, जो हेरिडिटी होती है ये हमारी लाइफ, मतलब होल लाइफ सेम रहेंगे हम, पूरी ज़िंदगी, ये बदलती नहीं है। इट इज़ स्टैटिक इन नेचर। जैसे हमारी आइज़ का कलर ब्राउन है तो वो होल लाइफ ब्राउन ही रहेगा। हमारी आइज़ का कलर ब्लू है तो वो होल लाइफ ब्लू ही रहेगा। कभी कभी होता है ऐसा, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम बहुत गर्मी वाली जगह पे रहते हैं तो वहाँ सांवला रंग हो जाता है, क्योंकि सन रेज़ की वजह से, धूप में रहने की वजह से, गर्मी की वजह से हम काले पड़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी, जितना भी हम नॉर्थ में जाएंगे जैसे, तो वहाँ के लोग सब बहुत गोरे गोरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं है, एक तो एक सन रेज़ डायरेक्टली नहीं पड़ती, और जितना साउथ में जाएंगे उतना ज़्यादा लोग काले काले होते हैं। तो अब नॉर्थ के लोगों को अगर आप साउथ की जगह भेज देंगे तो वो भी मे बी कि वो लोग भी क्या हो जाएं, सांवले पड़ जाएं वहाँ पे, ये चांसेस हैं। और हो सकता है उनकी 2-3 पीढ़ियों के बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी सांवली आए, अगर वो वहीं पर रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक इन नेचर है। स्टैटिक मतलब कि वो आपके पास है, आ गई आपके जीन्स में तो वो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो जैसे आपकी आइज़ का कलर हो गया, आपके फेस का कलर हो गया, ये सब चीज़ें, आपकी हाइट हो गई। लेकिन एनवायरनमेंट इसको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? जैसे वही मैंने बताया, जैसे नॉर्थ और साउथ का एग्जांपल, अगर आप साउथ के लोगों को नॉर्थ में भेजेंगे तो थोड़ा सा रंग में सुधार आएगा,
और अगर नॉर्थ वालों को साउथ में भेजेंगे तो उनका कलर डल हो जाएगा। तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो होता है ना वो हेरिडिटी को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है, और हेरिडिटी भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है और इन दोनों का ही प्रभाव बाल विकास पर पड़ता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में दोनों का इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसका पीछे हमने देखा कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है और एनवायरनमेंट भी हेरिडिटी को अफेक्ट करता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें H+E या हम इसको H × E इस तरीके से लिखें? तो क्या ये तरीका सही है या ये तरीका सही है? तो देखिए ये तरीका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये हम तब लिख सकते हैं जब कुछ फैक्टर्स हेरिडिटी के हों, कुछ फैक्टर्स एनवायरनमेंट के हों, तब जाके आपका चाइल्ड डेवलपमेंट बने, है ना। ये हम तभी तो लिख पाएंगे कि H+E = D, यानी कि ये है चाइल्ड डेवलपमेंट। हेरिडिटी, कुछ फैक्टर्स हेरिडिटी के हों और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हों, तब जाके डेवलपमेंट होगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। अब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? जैसे मैंने बिहेवियर का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ बिहेवियर का एग्जाम्पल लिया था और बिहेवियर यहाँ दोनों जगह शामिल है, यानी कि आपका बिहेवियर में जब चेंज आएगा ना तो वो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है और वो एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे में इंटर रिलेट हैं और दोनों एक दूसरे में शामिल हैं। तो हम लिख सकते हैं हेरिडिटी × एनवायरनमेंट, तब यहाँ पे डेवलपमेंट में अफेक्ट होगा। तो ये तरीका सही होगा लिखने का, उसे हम नहीं लिख सकते। ये H+E = D ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से को भी ये प्रभावित करते हैं और इन दोनों में हेरिडिटी में जो चीज़ शामिल है वो एनवायरनमेंट में भी शामिल है। इसीलिए प्लस में ना लिख के हम इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए इसका क्या मतलब है? क्या आपने कहीं परसेंटेज में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सुनी है? देखिए हेरिडिटी कहीं एक क्वेश्चन आया था एक बार कि 50% हेरिडिटी का रोल होता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, और 50% एनवायरनमेंट का होता है। सेकंड था 25% होता है हेरिडिटी और बाकी 75% होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। थर्ड 20-80 मान लो। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था कि परसेंटेज में हम नहीं लिख सकते, कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो आंसर करेक्ट था। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ इस तरह से आपको शो किया है, हेरिडिटी × एनवायरनमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसे परसेंटेज में लिखना चाहूँ, अगर मैं 50-50 लिखूँ तो 50 × 50 ये आ जाएगा 2500। तो क्या ये तरीका ठीक होगा? 2500 तो कुछ नहीं होता। क्या 2500 परसेंटेज होती है? 100% होता है ना। अगर मैं इसे लिखूँ 20-80 तो 20 × 80 यानी कि 1600। तो ये चीज़ें कहीं तक भी सही नहीं है। तो आप परसेंटेज में कभी भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को डिफाइन ही नहीं कर सकते, उनका कंट्रीब्यूशन आप परसेंटेज में कभी भी नहीं दिखा सकते, नेवर, कभी भी नहीं दिखा सकते। तो अगर परसेंटेज पे क्वेश्चन आए तो आपको आंसर क्या करना है कि परसेंटेज में आप कभी शो कर ही नहीं सकते, ठीक है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी परसेंटेज में नहीं लिखा जाता। और एक ये मैंने आपको वो चीज़ बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट E×H होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, ना कि इनका सम होता है, ठीक है। सम नहीं होता, गुणा होता है। ये दोनों गुणात्मक होते हैं, ठीक, योगात्मक नहीं होता। एडिटिव होता है, योगात्मक जब हम ऐड करते हैं यानी कि जोड़ करते हैं तो उसे योगात्मक कहा जाता है, और जब हम गुणा करते हैं तो उसे गुणात्मक कहा जाता है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण आपके गुणात्मक होते हैं, योगात्मक नहीं होते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इश्यूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट। देखिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो, कुछ तो एक इशू ऐसा है जो सॉल्व हो चुका है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अब तक भी
सॉल्व नहीं हुए हैं, जो डेवलपमेंट को लेकर हैं कि तो जो पहला इशू है वो है कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में ना होकर वो ग्रेजुअली होता है, जिसमें लाइव वाइगोत्स्की के लिए मैंने आपको बताया था, इन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट कभी भी स्टेजेस में नहीं हो सकता, एकदम से कुछ भी चेंज हमारे अंदर एक रात के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता। डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो बात आगे जाके सही साबित हुई, ठीक है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कि पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन, जो ये मानते थे कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है, इसलिए इन्होंने अपनी अपनी थियरीज में स्टेजेस दी हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन स्टेजेस नहीं होता, वो हमेशा ग्रेजुअली होता है। ये इशू जो है ये रिजॉल्व हो चुका है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस पे तो ये जो है दो कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ग्रेजुअल, स्टेजेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट इशू है नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर जो है इसके अंदर हेरिडिटी फैक्टर्स आते हैं, नर्चर के अंदर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज में तो इनका कंट्रीब्यूशन हम शो कर ही नहीं सकते, और हम वैसे भी नहीं बता सकते कि इन दोनों में से किसका अफेक्ट ज़्यादा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो ये इशू अभी तक चल रहा है, जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इसलिए नेचर वर्सेस नर्चर यही है कि नहीं पता हमें कि हेरिडिटी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या एनवायरनमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ये अभी तक कुछ किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये सेकंड इशू था हमारा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थर्ड इशू जो है इम्पॉर्टेंट इशू है, ये है अर्ली ये एक्सपीरियंस के थ्रू है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके अंदर अर्ली एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शामिल हैं या लेटर। अब देखो अर्ली एक्सपीरियंसेस, तो ये जो फ्रॉयड हैं, फ्रॉयड ने बोला है, उनका मानना ऐसा है कि जो हमारे जन्म से 0 से लेके 5 इयर्स, हमारे जन्म से लेके 5 साल तक का जो टाइम होता है, उसमें बच्चे ने जो जो एक्सपीरियंस किया उसका बहुत महत्व है चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि बाल विकास में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस, हमने जो भी इन 5 सालों में एक्सपीरियंस किया है, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। दूसरी तरफ जो एरिक एरिक्सन है, ये फ्रॉयड के ही स्टूडेंट है एरिक एरिक्सन, इन्होंने क्या बोला है, लास्ट 5 इयर्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो हमारे पिछले, यानी अगर आप 20 साल के हैं तो आपके 15 से लेके 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, 15 to 20, मतलब लास्ट 5 इयर्स, इस तरीके से बात किया है इन्होंने कि जो 5 साल जो आपके बाद के हैं उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये भी अभी तक नहीं सॉल्व हुई है चीज़ कि पहले 5 साल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाद के 5 साल है। आपके इश्यूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट जो आज कंप्लीट हो गए हैं, और बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब चीज़ें क्लियर हुई हों, डाउट्स क्लियर हुए हों, जो भी आई होप जिन क्वेश्चंस में आप लोग गलती करते थे वो सब चीज़ें आपको अब क्लियर हो रही होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। मैं एक एक चीज़ आपको डीपली बता रही हूँ। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।